ये देखिए, जहाँ तक नैतिकता का सवाल है वो तो हर व्यक्ति अपना अनुमान में बोलता है और बोलती है, और कौन भविष्यवाणी करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कौन कह सकता है। मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है। मूल बात है कि हमने कोई गलती की है कि नहीं, अभी कानून का भंग किया कि नहीं, विधि का भंग नहीं हुआ है तो हमें अधिकार है ऐसे बजट लाने के लिए। उस पर ये क्यों लांछन लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार को तो मैं तो समझता हूँ कि हम दोबारा आ रहे हैं, बहुमत से आएंगे, और उसमें उसके लिए आज थोड़ा संकेत दे दें कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। उसमें इन लोगों को क्यों इतराज़ है? लोकसभा में तो मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी तो हमारे पास है। तो इसीलिए एक क्रोध में जो गुस्सा आती है, क्रोध में जो एक घृणा आती है, उस घृणा को हम ईर्ष्या मानते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते और हम कर रहे हैं, उसमें पेट में दर्द हो रहा है। पीयूष गोयल की आज जो भाषण थी वो तो प्रशंसनीय था, बड़ी सूझबूझ के साथ। जहाँ उसको व्यंग करना था व्यंग बहुत सुंदर किया, विनोदनीय भाषण भी था कई हिस्सों में। तो एक जो एक इमेज बनी थी फिनेंस मिनिस्टर देश के जनता के खिलाफ हैं, वो चाकू और हथौड़ा लेकर ऐसा नहीं था। तो मैं इतने इस हद तक तो मैं पीयूष गोयल को बधाई देता हूँ कि आपने कि फर्स्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जो पार्लियामेंट में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसने किया, परंतु जो मूल बात है कि ये बजट सिर्फ लड्डू बांटने का बजट है, परंतु हमें क्या चाहिए आज? एक व्यवस्थित सोच कि किस दिशा में इस बजट को, इस इकोनॉमी को ले जाना है, हमारी अर्थ प्रणाली को ले जाना है, और उसके लिए कौन सी नीतियाँ अपनानी है। तो वो बजट में 4 अंग होंगे, 4 आयाम होंगे। एक है उद्देश्य हमारा क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना हम अचीव करेंगे, क्योंकि अचीव करना है, कुछ समस्या को हल करना है तो 10% से कम नहीं करना है, तो 10%। हमारी प्राथमिकता क्या है? एग्रीकल्चर प्राथमिकता है, इंडस्ट्री प्राथमिकता है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, सर्विस सेक्टर है। ये प्राथमिकता को बतानी चाहिए, इस पर हम जोर दे रहे हैं। तीसरा है कि रणनीति, किसानों के जेब में और उनके बैंक अकाउंट के खाते में पैसा रखेंगे या उनको कमाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढेंगे, जैसे निर्यात करने का, वो है, उसको कहते हैं रणनीति। और चौथा है कि साधन कैसे जुटाएंगे, जब टैक्स कम कर रहे हैं तो साधन कैसे जुटाएंगे, ये भी बताना। इन चारों का कोई उसकी कल्पना ही नहीं है इस बजट में। सिर्फ ये करेंगे ऊपर, ये करेंगे नीचे, वही है, ताली बजे, बस ये है समस्या देश की जो अर्थ प्रणाली में है आज, जिसको क्राइसिस अंग्रेजी में कहेंगे। उसके लिए अभी तक कोई समाधान इसमें है नहीं। और मैं पीयूष गोयल को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो आदत से लोग ये ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, उनको भी इकोनॉमिक्स नहीं पता है और मिनिस्टर को भी नहीं पता है, तो बस हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे देश में आज बड़ी आवश्यकता है कि एक देश में आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक नई नीति प्रस्तुत करनी चाहिए। वो नहीं हुआ है। उपाय तो मैंने निकाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस 2013 में फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें जब मैं बहस कर रहा था तो कांग्रेस की सरकार मेरी विरोध कर रही थी कि ईवीएम बहुत अच्छा है, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, ये नाइजीरिया में इसका उपयोग हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, वेनेजुएला में हो रहा है। इस प्रकार से वो मेरा याचिका का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी कि हाँ, जो ईवीएम जिस ढांचा में थी उसमें गड़बड़ी हो सकती है, और मुझसे पूछा कि फिर भी हम ईवीएम पसंद करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी परिणाम आते हैं। आप ये बताइए
कि कोई ऐसा संशोधन कर सकते हैं ईवीएम में जिससे आपको जो डर है कि इसका धांधली हो सकता है वो दूर हो सकता है। तो फिर मैंने कहा था VVPAT कि एक छोटा सा टेलीविज़न स्क्रीन होगी, उसमें आपको जैसे दबल दिखाएगा किसके नाम पर किया, फिर एक कागज़ आएगी वो भी आप देख सकते हो, और वो एक डब्बा में गिरेगा, डब्बा को फिर सील किया जाएगा। और ईवीएम में धांधली हुई है आरोप लगेगी तो डब्बा को गिनती होगी, वो दोबारा मशीन जैसे आजकल हो रहा है ऐसा नहीं होगा, हम दोबारा मशीन को नहीं चलाएंगे। ये कांग्रेस में विरोध करने के बाद आज बोल रहे हैं कि ईवीएम में बदल आनी चाहिए, ईवीएम में बदल, जब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में VVPAT होने वाली है, मुझे नहीं लगता है। और कांग्रेस का भी नैतिक अधिकार क्या है? जब अभी चुनाव हुए थे 3 असेंबलीज के लिए, उसमें तीनों में जीत गए कांग्रेस, फिर 3 चीफ मिनिस्टर्स बन गए, जहाँ 0 था वहाँ 3 बन गए, उसमें कभी ईवीएम का जिक्र ही नहीं किया। तो इनकी जो खोखलापन है वो तो दिख रहा है साफ, मैं उसको कुछ वजन नहीं दूंगा। नहीं, अब वो रोष तो है ही हमारे देश में और संतों में है, और मैं समझता हूँ कि डेट देना अनिवार्य है। और क्यों? मैं तो कहता हूँ आज ही दे दो। क्या आज रात को दे देंगे ज़मीन? कौन रोकने वाला है? हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में शिष्टाचार में कि उनसे अनुमति मांगने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो ज़मीन 2 हिस्सों में बंटा है, एक है जो निर्विवादित, वो उस पर एक रोक लगी थी कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं पूरी सुनवी दी जाएगी तब तक इस ज़मीन को छुआ नहीं जाएगा। सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण तो कर ली थी, परंतु उसका उपयोग नहीं हो सकता। अब वो चले गए, ख़त्म हो गया, 9 साल पहले ही ख़त्म हो गया, आज सब लोगों को ध्यान में आ रहा है। तो इस ज़मीन को तो आज दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वो विवादित ज़मीन जहाँ बाबरी मस्जिद एक समय खड़ा था वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण कर ली। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, मान लीजिए कहते हैं, परंतु ज़मीन नहीं मिलेगी, उनको मुआवजा ही मिलेगी। हमारी धारा 300A संविधान के अनुसार सरकार किसी की भी ज़मीन की राष्ट्रीयकरण कर सकती है, सिर्फ मुआवजा सही देना चाहिए। उस मुआवजा सही है नहीं है यही सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि जब आप फैसला करोगे हम मुआवजा दे देंगे, जो आप कहेंगे हम दे देंगे। परंतु जमीन हम दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को, जहाँ हमारी छोटी सी अभी तंबू में खड़ी हुई मंदिर है, उस वो गर्भगृह है, वहाँ हम मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। ये हमें कहना चाहिए। और मैं साधुओं के साथ बिल्कुल 100% हूँ। मोहन जी भी दिल से साथ हैं, परंतु वो अनुशासन चाहते हैं, इसमें अराजकता ना हो जाए। परंतु मैं तो कहता हूँ कि इस देश में सारे में एक मत है, इसमें अराजकता हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूँ कि सबको नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए कि आज रात को सरकार ये सारा ज़मीन राम जन्मभूमि न्याय समिति को दे दें, जिसका संचालन VHP कर रही है।